हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको मैंने एटम के बारे में पहले ही बता दिया है कि एटम क्या होता है बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और ये जॉन डॉल्टन ने कहा था कि इनडिविजिबल होता है, मतलब ये डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड नहीं होता है। और ये क्या है कि रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये देखा गया कि डिस्कवरी होने के बाद में ये देखा गया कि जो आपका एटम होता है वो उसके एटम फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, उसके पास अनदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे की मैं आपको डिस्कवरी में बताऊंगी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि बीच में उसके न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। फिर उन्होंने जब ये बताया कि आपका जो एटम्स है उसके अपने अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ऐसे करने से आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसे हम कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको किसने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो आपको नाम था वो आपको जे थॉमसन ने दिया था, लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंट आपका हुआ है इसे जूलियस प्लकर ने बताया कि अब ये कैसे होता है। हमने देखी बेटा कि डिस्चार्ज ट्यूब ले ली है, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब को आपने एक क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी पे आपको पता है कि एक उसका एंड नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अब क्या किया आपने, मेटल्स की रॉड ले ली है। उस मेटल्स की रॉड को आगे आप पढ़ोगे कि जैसे आपका सर्किट होता है कि उसमें करंट कैसे फ्लो होती है, तो उसके लिए एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। आपने देखा होगा वायर होती है घर पे, एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है। उसमें यही मतलब होता है कि नेगेटिवली चार्ज होती है बेटा और एक पॉजिटिवली चार्ज होती है। फिर क्या किया, इस आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने एक वैक्यूम पंप लगाया। जो वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा, जितनी भी गैसेस हो उसको क्या करेगा, वो निकाल के यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। और इसके अंदर जो वोल्टेज होगा बहुत ही हाई होगा और प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। प्रेशर कम इसलिए होगा ताकि इसके अंदर वैक्यूम रहे, गैसेस नहीं रहे। और इसे किसने किया था, जूलियस प्लकर ने। कुछ देर के बाद देखा कि यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि स्ट्रेट लाइन चल रही हैं। अब जब कैथोड से निकल रही है तो यानी क्या है, नेगेटिव है, तो यानी ये नेगेटिवली चार्ज है और किधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये कोई आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसको उन्होंने कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इसको कैथोड रेज कहा। या इन्हें आगे जे थॉमसन ने इसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। अब इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करेंगे, जब आप देखोगे कि यहाँ पे आप एक फ्लोरेसेंट प्लेट लगा दो, जिंक सल्फाइड की, फ्लोरेसेंट मतलब जो शाइन, चमक उत्पन्न करती है। जब आपने देखा कि यानी ये नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो पीछे क्या करेंगी, शाइन को उत्पन्न करेंगी या शाइन की दिखाएंगी। तो इससे प्रूफ होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। फिर यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप ये भी देख सकते हो कि बीच में अगर आप कोई फैन लगा लोगे, अगर आपने इस पर फैन लिया तो देखोगे कि ये बैटरी लगी हो तो ये रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व करने का मतलब है कि अगर ये घूम रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन में अपना क्या है, मास क्या है, मास होगा, लाइट नहीं है। अगर लाइट होता तो लाइट में मास नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या है, मास है, इसलिए ये रिवॉल्व कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये जो रेज यहाँ से निकल रही है ये देखिए डेविएट करेंगी अपने पास से, देखिए यहाँ से हट रही है, इसको डेविएशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बच्चों इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, जो आपको प्रॉपर्टी को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैंने एक टेबल दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको E- से शो करते हैं। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ईट मैंने ईट पर पग, यह आपको कोड मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है कि ईट मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, टी फॉर आपका क्या है, जे थॉमसन। और इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज है, इसमें अपना मास होता है, मास आपको बता देती हूँ 9.1 10 के -31 kg होता है, चार्ज होता है। तो ये क्या है कि ये इसमें क्या है कि आप इसको आपको गैस को ट्रेवल करने के लिए ये डिपेंड भी करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है कि आपके गैस का नेचर क्या है। और इस क्योंकि कैथोड से निकल रही है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के इसको कैथोड रे भी कहते हैं, कैथोड रे या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बच्चों इसे पढ़ लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नेक्स्ट में आपको जो है, आई एम स्टार्टिंग न्यू एक्सपेरिमेंट, दैट इज कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट या गोल्डनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। गोल्डनस्टाइन के एक्सपेरिमेंट से बच्चों ये बताएंगे कि कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। सेम एज इट इज आपका ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसा ही है कि हमने यहाँ एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और यहाँ पे क्या किया, कैथोड लिया और यहाँ पे एनोड लीजिए। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में एनोड को इधर कर दिया गया है, कैथोड को इधर, तो इससे कोई वो नहीं है। हमने क्या लिया, यहाँ पे कैथोड लिया, एक एनोड लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। फिर ये इस डिस्चार्ज ट्यूब को आपने एक बैटरी से कनेक्टेड किया। उस बैटरी का जो वोल्टेज था बहुत ही हाई 10,000 वोल्टेज के अकॉर्डिंग था
और आपने जब देखा कि एनोड से जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, करंट को फ्लो किया इस बैटरी को कनेक्ट करके, तो देखा कि एनोड से कुछ रेज निकल रही है जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और ये परफोरेटेड, हमने जो आपका ये कैथोड लिया, ये परफोरेटेड मतलब कि छेद है बीच बीच में, पोर्स हैं इसमें, तो इस छेद में से निकल के यहाँ पे हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल समझते हैं, जो चमक पैदा करता हो या चमक को ये शो करता हो, जैसे जिंक सल्फाइड है, यहाँ पे जब इससे निकलेगी तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेट निकल रही है और ये एनोड से निकल रही है, इसलिए इसको हम एनोड रेज भी कहते हैं या कैनाल रेज भी कहते हैं। और इससे ये जब ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अब इस पे भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये अपने जो पाथ से क्या करेंगे, डेविएट, मतलब सीधे ना जाकर कुछ एंगल से डेविएट होंगी, तो इसका मतलब है कि ये चार्ज है, चार्ज, और ये यहाँ पे एक शाइन को भी दिखा रही है, तो यानी इस पे अपना मास होता है। तो अब ये क्या है कि ये जो है ये मटेरियल ऑफ क्या है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करेंगी, उसके अंदर नेचर ऑफ गैस का क्या है उस पर भी डिपेंड करेंगी। तो इसको हमने क्या कहा, कैनाल रेज और एनोड, लेकिन रदरफोर्ड ने जो है रदरफोर्ड ने इसे क्या नाम दिया कि ये प्रोटॉन है। कैसे, उन्होंने क्या लिया, नाइट्रोजन लिए। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ये उसका एटॉमिक रेस है 14 है। इस पे अल्फा 2 हीलियम 4 को हम अल्फा कहते हैं, आगे आपको रेस के बारे में बताएंगे। अल्फा, जब अल्फा ये रेस होती है, ये भी एक तरह की किरण है, जब इस पे हम की रिएक्शंस कराते हैं, कहते हैं बॉम्बार्डमेंट या बमबारी, इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो हमें प्रोटॉन मिलता है। कैसे, देखिए ये 7 और ये 8 और 9 हो गया, इससे 8 ऑक्सीजन 17 बनता है। ये देखिए कैसे करते हैं कि 7 to 9, तो अगर ये 8 हो गया तो 1 बचा, और ये 14 और 4 क्या 18 तो 17, 1H1 को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने इसे क्या कहा था कि ये प्रोटॉन है, इसका मास और बिल्कुल सेम होता है, बस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट तो गोल्डस्टाइन का था, इसे कैनाल रेज ये कहा था उन्होंने, या तो इन्होंने इसे क्या कहा था, एनोड रेज कहा था, लेकिन रदरफोर्ड ने उसे क्या नाम दिया था, रदरफोर्ड ने उसे प्रोटॉन नाम दिया था। अब इसका मास भी वैसे देखिए, मैंने क्या कहा था कि इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन का, ये है मैंने आपको टेबल दे रखी है, प्रोटॉन का 1.61 -27 है। और अगर आप चार्ज की बात करते हो, दोनों पे चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे आपके क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज है। अब उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने ही कहा कि ये 2 पार्टिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं, साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, एक थर्ड पार्टिकल्स भी होता है। और ये जो पार्टिकल होता है, ये आपका क्या होता है, चार्ज नहीं होता इस पे, ये चार्जलेस होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और ये न्यूक्लियस में होता है। ये उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में होता है। तो उन्होंने इसको कैसे किया कि बेरिलियम, Be है ये 4 बेरिलियम, ये एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास। इस पे भी इन्होंने अल्फा रेज की बॉम्बार्डमेंट किया, तो आपको देखिए क्या मिला, 0N1 देखिए, इसमें कोई भी चार्ज नहीं, 0N1 को इन्होंने क्या कहा, ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन्स है। और ये देखिए ऐसे करते 4 to 6, 6 हो गया, 0 है यहाँ पे तो 6 का 6 रहेगा, 9 और 4 13, तो 12 ही, और ये 1। दोनों साइड में आपके एटॉमिक नंबर और वेट इक्वल होने चाहिए। इसमें क्या कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। या मास इसका क्या होता है, 1.6 10⁻⁻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 ⁻वो डिविजिबल होते हैं। उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनकी तीनों की डिस्कवरी हुई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी रदरफोर्ड ने और चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की थी, इसके चार्ज। और इस पे स्टार्ट हुई था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों ये आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हो, उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिगर एंड मार्टसन ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये कैसे किया बच्चों, ये आप देखो कि उन्होंने एक लेड का एक बॉक्स लिया और उस पर यूरेनियम का एक मेटल का एक पीस या एक टुकड़ा रखा, और जिससे कि यूरेनियम का पीस इसलिए लिया क्योंकि इससे बच्चों अल्फा रेस निकलती। 2 हीलियम 4 को हम क्या कहते हैं, अल्फा रेस कहते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक मेटल की शीट ली और उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट, देखिए लिखा हुआ है कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। यहाँ पे गोल्ड फॉइल का एक टुकड़ा लगाया, ये एक प्लेट लगाई, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे लेड का ब्लॉक आपने इसलिए लिया कि जो भी कई सारी रेज आ रही हैं वो इसमें से एब्जॉर्ब हो जाए, ओनली अल्फा बीम
ओनली अल्फा बीम जब यहाँ से पास होगी और जैसे ही ये आपके इस गोल्ड फॉइल से पास होती है ये स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर मतलब समझते हैं कि हर डायरेक्शन पे ये कहते हैं ना कि विकर्ण, या हर डायरेक्शन पे स्कैटर बिखरती हैं या हर डायरेक्शन में जाती हैं। तो जब आपने देखा कि ये जब कई सारे हर डायरेक्शन में जा रही हैं तो इससे कुछ उन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाला। कुछ कंक्लूजन मतलब निकालने का मतलब क्या है कि कुछ देखा, कुछ तो क्या सीधी रेखा में या स्ट्रेट लाइन में पास हो गई जिन्हें कह दिया अनडिफ्लेक्टेड, कुछ क्या हुई डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ क्या हुई एंगल बनाते हुए। और जब ये रेज यहाँ इससे निकल रही थी, पास हो रही, तो ये इस फ्लोरेसेंस स्केल पे एक शाइन, एक चमक जिसे कहते हैं, वो आपको एक क्या कर रही थी, ये दे रही थी, एक चमक दिखाई दे रही थी। अब उन्होंने क्या इससे निकाला, इससे उन्होंने एक ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो रेज अल्फा, ये जो यहाँ से देखिए ये रेज पास हो रही हैं, तो ये इसको यहाँ से दिखाया कि हमने ये मान लिया जो गोल्ड फॉइल है कि कुछ रेज जो स्ट्रेट लाइन में क्या होकर निकल गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट चली जा रही है, अब देखो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन से कोई भी चीज तभी पास होगी ना जब वो हॉलो हो, एम्प्टी हो, जगह हो। तो उन्होंने कहा ये जो हॉलो और एम्प्टी स्पेस है जिसमें ये जो रेज है सीधी सीधे पास हो जा रही है, इसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। इनको उन्होंने क्या कर दी, नाम दे दिया कि ये एक सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड एक जगह है या ज्यादातर खाली स्पेस है जो ये सीधे से चली गई। इसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। उन्होंने इसको कहा कि ये एटम है, ये एटम का एक एम्प्टी स्पेस है। और जब उन्होंने देखा कुछ जो रेस थी वो एंगल बनाते हुए, ये क्या एंगल नहीं, ये यहाँ से क्या हो गई, देखिए डेविएट कर रही है। डेविएट का मतलब क्या होता है, देखिए जब अट्रैक्ट करती तो वो इसके क्लोज आती, यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो डेविएट हो रही है, वापस जा रही है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटर है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज को ही उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का, क्योंकि जो रेज आ रही हैं ये इससे रिपेल होके, इससे क्या है, ये रिपेल होके ये क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज से ये वापस क्या हो रही है, लौट जा रही है। और कुछ क्या होती है, एंगल बनाते हुए, कुछ एंगल बनाते हुए डेविएट हो रही है। एंगल बनाते डेविएट होने का मतलब क्या है कि देखिए एम्प्टी खाली स्पेस और यहाँ न्यूक्लियस है, इसके पीछे फिर क्या होता है, बहुत ही कम जगह रह जाती है। वो जो कम स्पेस रह जाता है उससे ही इससे क्या कहती हैं, ये कम एंगल बनाते हुए क्या होती है, ये निकल जाती हैं। तो उन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, फिर मैं आपको एक ऑडियो दूंगी जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि इस रदरफोर्ड के मॉडल से उनका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन निकलने का मतलब है कि क्या उनके पॉइंट्स थे और हर एक थ्योरी पे ड्रॉबैक्स होते हैं और ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपने अल्फा बीम पास की, गोल्ड फॉइल एक प्लेट ले ली, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले ली या वो जिंक सल्फाइड की थी, तो देखा कि प्लेट पे शाइन हो रही, कुछ रेज आपकी क्या हुई, सीधी रेखा में चली गई, कुछ क्या हो गई, रिपेल या डिफ्लेक्ट हो गई, अपने वापस आ गई, और कुछ क्या हुई, कुछ एंगल से डेविएट हो गई। तो जो स्ट्रेट लाइन में निकल गई तो उसका मतलब कि बीच में खाली जगह है, उस खाली जगह को ही उन्होंने कहा कि ये क्या है आपका, कि ये एक मेजॉरिटी ऑफ मास जो है वो इसी क्या है, इसी खाली जगह में ही होगा, जिसको उन्होंने कहा कि ये एक एटम है आपका। और बीच उन्होंने कहा कि कुछ जो एंगल से डेविएट कर रही है, यानी बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है कि सेम चार्ज है, जिससे कि अल्फा पर भी आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो वो क्या है, वापस लौट रही है। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस है सेंटर में, और कुछ क्या हुई, एंगल से डेविएट हो रही है। देखिए तो न्यूक्लियस और इस एम्प्टी स्केप से बहुत ही कम जगह रह जाती है जिससे कि वो डेविएट हो जाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, और कंक्लूजन और ड्रॉबैक्स में बेटा बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिट में या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते थे उसे हम क्या कहते थे, बोर ऑर्बिट। लेकिन हमारा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया जिसके अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्बिट ना कह करके ऑर्बिटल कहते हैं। अब ऑर्बिट और बच्चों ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, आप किसी ऑर्बिट कहोगे, किसी ऑर्बिटल कहोगे। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इट्स कॉल्ड ऑर्बिट, और फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट इट्स कॉल्ड ऑर्बिटल। बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल हमारा क्या है, ऑर्बिटल हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो 3D एरिया जिसपे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मे बी सर्कुलर हो या जैसे इलिप्टिकल हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। और बोर के अकॉर्डिंग एक आपके जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स होते हैं वो 2n² के अकॉर्डिंग होने चाहिए। n क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट का मैंने कहने का मतलब है, अगर n = 1 है,
यानी इलेक्ट्रॉन्स का है के में। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 आएगा। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एल में है। एल में यहाँ जब तुम पुट करोगे तो 8 आएगा। तो ये डिफरेंस था। लेकिन और अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल उन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल में मैं आगे आपको कॉन्फ़िगरेशंस और ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, तो आप ये देखोगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बच्चों नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 8, 18 आपने पढ़ रखा है ना, लेकिन यहाँ पे एक भी जो भी मैं आपको ऑर्बिटल बताऊंगी उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। अब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि हम पोजीशन किसी की और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोर ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो किया। लेकिन ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में ये हाइजेनबर्ग आया कि हम नहीं कर सकते, ये अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग था। अब इन्होंने कहा कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये एक ही उसमें नॉन डायरेक्शनल है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये मूव किधर भी कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल में आपको पढ़ाऊंगी कि एस, पी, डी, एफ 4 आपके क्या होते हैं, ये सबशेल्स, ऑर्बिटल्स सबशेल्स होती हैं, जिसमें कि एस आपका स्फेरिकल होता है, पी डबल डबल, ये बहुत ही मल्टीपल क्रिटिकल होता है। तो पी है तो पी को बताऊंगी कि पी एक्स भी होता है, पी वाई भी होता है, पी जेड, तो यानी ये डायरेक्शनल है, किस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन आपका बोर ऑर्बिट जो था वो नहीं था, ठीक है। और वही है कि इन्होंने क्या कि ऑर्बिट ऑलवेज सर्कुलर होगा, कहने का मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल जिसे आप कह रहे हो, मैंने आपको कहा ना कि एस के लिए स्फेरिकल होगा, फिर आपके लिए पी के लिए डंबल होगा, डी के लिए ये क्या होगा, डबल डंबल होगा। डंबल पता है ना बच्चों, जिससे हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग नहीं करते, इसे एक्सरसाइज करते हैं, उसे हम कहते हैं डंबल, ठीक है। देखिए डंबल इसी शेप का होता है। तो आगे ये मैं पढ़ाऊंगी, ये दोनों में डिफरेंस, इस डिफरेंस को बच्चों आप पढ़ लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स, इसके न्यूमेरिकल्स मतलब बता दूंगी, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वांटम नंबर इसे हमारा क्या है, हमारा जो एड्रेस होता है, हम कहते हैं ना हमारे घर का एड्रेस क्या है, वही आपके एटम का जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। एड्रेस समझते हो बच्चों, हमने क्या किया, हम विजयनगर में, हम गाजियाबाद में रहते हैं, विजयनगर में रहते हैं। विजयनगर में किधर रहते हैं, प्रताप विहार में रहते हैं या कहीं कहाँ रहते हैं, फिर किस ब्लॉक में रहते हैं, फिर उस ब्लॉक में उस कमरा नंबर या हमारा प्लॉट नंबर या फ्लैट नंबर कितना है। ये किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी पूरी पोजीशन को बताता है, किस एरिया में है, उसका किस ब्लॉक में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या देता है, क्वांटम नंबर। द नंबर्स विच डेजिग्नेट एंड डिस्टिंग्विश वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ये किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को बताता है कि डेजिग्नेट का है कि और वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंस कहाँ है, कि वो इतने सारे घर हैं, लेकिन उस घर में से उसका कौन सा घर है। हमने कह दिया कि मेरा घर यहाँ इंदिरापुरम में है, अब उस गाजियाबाद इंदिरापुरम में मैं कहाँ रहती हूँ, किस खंड में रहती हूँ, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर क्या, वैसे ही आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। आपके 4 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। पहले बच्चों में आपको एक आज पढ़ाऊंगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, मेन, इसे हम क्या कहते हैं, एन से। एन मैंने आपको बताया ना अभी जो बोर्ड्स में एन बात है वही है कि अगर एन इज इक्वल टू 1 हो तो आप कह दोगे कि क्या इलेक्ट्रॉन के में प्रेजेंट है। यानी पता चल गया ना, इतने सारे आपके ऑर्बिट्स हैं, इतने सारे आपके ऑर्बिट्स, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि एन इज इक्वल टू, तो आप कहते हैं मैम के में प्रेजेंट है। तो हमें ये एन की वैल्यू क्या बताती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स किस न्यूक्लियस के किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, के में प्रेजेंट है, एल में प्रेजेंट है, एम में प्रेजेंट है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एन से ज्यादा होगी और इनफिनिट से कम, इसके बीच में होगी। 1, 2, 3 के, एल, एम, एन, इसके आगे भी ये, अगर वहां के